पर पढ़ रहे थे भी मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत स्टार्ट होता है 712 ईस्वी से 1857 तक, है ना। तो क्या बताया था भैया, मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है भारत पर अरबों के आक्रमण से, ये पढ़ाया था। इसके बाद गजनवी साम्राज्य पढ़ाया था, गजनवी साम्राज्य के बाद गौड़ साम्राज्य पढ़ाया था, गौड़ साम्राज्य के बाद पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत, है ना। तो गौड़ साम्राज्य से क्या शुरू होता है? तो मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत, ये पढ़ा था। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती 1206 से 1526 तक चलेगा, हो गया क्लियर। तो मोहम्मद घोरी की मृत्यु के पश्चात किस सल्तनत की शुरुआत होती है? तो मोहम्मद घोरी की मृत्यु होती थी 1206 में। तो मोहम्मद घोरी की मृत्यु के पश्चात किसकी शुरुआत हुई थी? तो मोहम्मद घोरी की मृत्यु के पश्चात शुरू होती दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में पहला वंश अपन ने पढ़ा था, इसका नाम था गुलाम वंश। क्या पढ़ा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश आया था 1206 से 1290 तक, ये पढ़ाया। क्या पढ़ा था भैया? गुलाम वंश का संस्थापक होता कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया था। सबसे पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये कौन था? मोहम्मद घोरी का गुलाम था। 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ठीक है। इसके बाद आया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह इसका पुत्र था जो अयोध्या राजा घोषित हुआ था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश से क्या होता है? गुलाम वंश के वास्तविक स्थापना होती है। तो गुलाम वंश का वास्तविक शासक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश के बाद क्या था? रजिया सुल्ताना। तो इल्तुतमिश जो रजिया सुल्ताना थी किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी, ये बताया था। पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, इसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया का विवाह किससे हुआ था? बठिंडा के शासक अब्दुल्ला से हुआ था, ये सब चीजें बता दी थी, है ना। उसके बाद आता है कि बहराम शाह जो रजिया का भाई था, 2 साल तक रहा, 1240 से 1242। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद आता है कि बलबन 1266 से 1286 का बलबन का नाम लिखाया था गयासुद्दीन बलबन था, है ना। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। उसके बाद लिखाया था कि ये जो बलबन था इसने नवरोत्सव की शुरुआत करी थी। इसके अलावा नवरोत्सव हो गया था, इसके अलावा पेबो सीधा प्रथा की शुरुआत, ये सब चीजें बता दी थी। इसके बाद आया था कि अगला शासक जो आया था इसका नाम था गेकुबार, और अंतिम शासक जो था उसका नाम था शमसुद्दीन तैमूर। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन तैमूर, जो 1290 तक रहा था। गुलाम वंश के बाद अगला अपन ने जो वंश पढ़ा था लास्ट में वो पढ़ा था खिलजी वंश। कौन सा वंश पढ़ाया था? खिलजी वंश। खिलजी वंश आता है 1290 से 1320 तक, यही पढ़ाया था। तो दिल्ली सल्तनत का भी दूसरा वंश कौन सा है? तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश पढ़ाया था खिलजी वंश था। खिलजी वंश कब से कब तक रहा? 1290 से 1320 तक रहा था। केवल ध्यान रखना भी 30 साल तक इन्हें शासन करा था। तो खिलजी क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस वंश का शासन रहा था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम खिलजी वंश ने शासन करा था, 30 साल तक। खिलजी वंश में 4 लोगों के नाम आए थे, है ना। खिलजी वंश में किसने शासन करा था? तो खिलजी वंश में अपन ने नाम पढ़ा था कि एक का नाम था जलालुद्दीन खिलजी, ये पढ़ाया था, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ये रहा था भैया 1290 से 1296 तक रहा। कौन था भैया? जलालुद्दीन खिलजी की बात करी थी, तो जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था, हो गया क्लियर। इसने क्या करा था? तो इसने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर की हत्या करके गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन तैमूर की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की, हो गया क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था कि जो जलालुद्दीन खिलजी था इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी के सामने जो भी विद्रोह हुए थे, इस विद्रोह को रोकने के लिए इसने अपने गुलाम भतीजे और दामाद को भेजा था, इसका नाम था अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या क्या कर दी थी कि 1296 में इसी की हत्या कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद के लिए कर दी गई। उसके बाद क्या बना था कि कुछ शासक बना था, तो जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला जो शासक बना था अलाउद्दीन खिलजी। अगला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी कब से कब तक रहा? 1296 से लेकर 1316 तक रहा, हो गया क्लियर। अब अलाउद्दीन खिलजी से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आईएमपी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी का शासन क्या आता है? ये पहला क्वेश्चन ये आता है कि खिलजी वंश का दूसरा शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ये खिलजी वंश में सबसे लंबे समय तक इन्हें शासन करा, ये अलाउद्दीन खिलजी का करा। यह क्वेश्चन पूछ ले कि खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, हो गया क्लियर, ये ध्यान रखना। इसके बाद मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था कब शासक बना था? 1296 बना था, 1316 तक 20 साल तक रहा। तो खिलजी वंश में सबसे लंबे समय तक शासन किसने करा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। देखो खिलजी वंश 30 साल तक शासन करा है, 30 में से अकेला तो 20 साल तक नहीं शासन करा। फिर मैंने बताया था जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके समय के कौन कौन से महत्वपूर्ण आक्रमण हुए थे। शासक का बना किया 1296 में बना था, वो 1316 तक रहा था। तो मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी जो था इसका पहला आक्रमण गुजरात पर हुआ था, 1297 में हुआ था। गुजरात पर आक्रमण करने गया था कि राजा कौन था? राजा का मुगल शासन कर रहे थे,
तो जो राजा कर्ण बघेल थे इनसे क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, राजा कर्ण बघेल युद्ध में पराजित हो गए थे और राजा कर्ण बघेल ने क्या शरण ली थी, देवगिरी के जो राजा थे रामचंद्र की शरण में चले गए, ये बताया। उसके बाद मैंने बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अधिकार करा था और गुजरात विजय अभियान से लौटते समय क्या करा जाता है, तो गुजरात विजय अभियान से लौटते समय एक व्यक्ति रहता है जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था और राजा के समक्ष क्या करा जाता है कि उपहार के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उसी व्यक्ति का नाम था मलिक कफूर। तो मलिक कफूर को एक नाम से जानते हैं 1000 दिनारी। तो भैया मलिक कफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि भैया उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था और उसे कहा गया था कि ये तो आजीवन इसका गुलाम रहना है, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम रहना है, तो भैया उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए जो मलिक कफूर था भैया उसको 1000 दिनार के नाम से हाँ ये बताया था। दूसरा रणथंभौर पर आक्रमण करा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करा था। जब रणथंभौर पर आक्रमण करने गया था उस समय रणथंभौर के जो शासक थे हमीरदेव चौहान थे और वहाँ की जो रानी थी वह रंगदेवी थी। तो हमीरदेव चौहान ने केसरिया करा था और वहाँ की जो रानी थी रंगदेवी उन्होंने जौहर कराया। आ रहा है क्या समझ में। और ये मैंने बताया था अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में पहला आक्रमण था, तो राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण क्या करा था, रणथंभौर दुर्ग में करा था, है ना, ये ध्यान रखना कि ये चीज बताई थी, ठीक है। इसके बाद बताया था चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था 1303 में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में आक्रमण करा था, चित्तौड़ पर आक्रमण करा था। जब चित्तौड़ पर आक्रमण करा था तो फिर उस समय चित्तौड़ के जो शासक थे वो सिसोदिया वंश के रावल रतन सिंह शासन कर रहे थे और उनकी रानी का नाम था रानी पद्मावती थी, ठीक है। तो क्या हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करा था तो रावल रतन सिंह ने केसरिया करा था, उनकी रानी जो थी रानी पद्मावती ने जौहर करा था। हो गया क्लियर, ये चीज अपन ने देखी थी। इसके बाद ये बताया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या करा था कि अधिकार करा था, और ये अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान में क्या था दूसरा आक्रमण था। इसके बाद बताया था जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार करा था तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल के क्या रखा था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदल के खिजराबाद रखा था। क्या रखा था, खिजराबाद। किसके नाम पर रखा था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर। तो क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम रखा था खिजराबाद, इसके नाम पर रखा था खिजर खां। और ये खिजर खां कौन था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद अपने पुत्र खिजर खां को यहाँ का क्या बनाया था, किलेदार। आएगा समझ में। तो क्वेश्चन यही से बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के पश्चात यहाँ का किलेदार किसे बनाया था। तो ये किलेदार का मतलब होता है जो किले की रक्षा करता है कि कोई दूसरा आक्रमण नहीं करते, तो किलेदार किसको बनाया था, खिजर खां को बनाया था। और ये खिजर खां कौन था, तो खिजर खां जो था अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र था और इसी ने अपने पुत्र के नाम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था, खिजराबाद। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रहा था, खिजराबाद की हार, ये बताया। ये इसके आक्रमण थे। इसके बाद मैंने बताया था कि दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है क्लियर। ये दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की योजना किसने बनाई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। और जब इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी तो इस योजना का नेतृत्व किसको सौंपा था इसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब दक्षिण भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी तो इस आक्रमण का जो नेतृत्व दिया था मलिक कफूर को। किसको बताया था, मलिक कफूर। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी कभी आक्रमण करने गए ही नहीं। तो दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का जो नेतृत्व था अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दिया था, मलिक कफूर को दिया था। क्योंकि दक्षिण भारत में जो भी युद्ध हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी की ओर से वो किसने लड़े थे, मलिक कफूर ने लड़े थे। हो गया क्लियर, ये चीजें। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय के युद्ध बताए थे। इसके बाद चीजें बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो हुए थे, क्वेश्चन आता है। तो बताया था पहला शासक था जिसने स्थायी सेना का निर्माण करा था, पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू करा और इसी ने इक्तादारी प्रथा को समाप्त करा था। क्या होती थी इक्तादारी प्रथा की समझ बताई थी, क्या होता था इक्तादारी प्रथा का मतलब, तो जीवन के बदले में भी इक्तादारी प्रथा का मतलब होता था जमीन के बदले, सेवा के बदले में क्या देना, जमीन देना। तो इसकी शुरुआत किसने करी, इसकी शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में इल्तुतमिश क्या करता था, जो भी अपने सैनिक थे उनको क्या करता था, सेवा के बदले में जमीन देता था। अब नाम से स्पष्ट भी जो जितना बड़ा पद पर होगा उसको उतनी जमीन देता था, जो छोटे पद पर होता था उसको उतनी जमीन देता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा, इक्तादारी प्रथा को समाप्त कर दिया। इसने क्या करा, जमीन देना बंद कर दिया। जमीन के स्थान पर इसने क्या देना शुरू कर दिया, वेतन देना शुरू कर दिया। हो गया क्लियर। तो सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत किसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। अपने शासनकाल में बाजार व्यवस्था को सुधारने के लिए मैंने बताया था बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी थी। इसी को मूल्य नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है। मतलब बाजार व्यवस्था सही नहीं थी कि किसी को कोई चीज 2 रुपये में दे दी, कोई चीज किसी को 5 में दे दी, है ना, किसी को भी 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम तोल के दे दी, 800 ग्राम तोल के दे दी। इस तरीके से बाजार व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। तो इस तरीके से इसने क्या करा था, अपने शासनकाल में बाजार व्यवस्था को सुधारने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। इसके बाद बताया था कि घोड़ा दागने की प्रथा, घोड़ों पर चिन्ह लगाने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो सैनिकों का हुलिया पढ़ने की प्रथा, ये सब प्रथाएं जो थी किसके द्वारा शुरू हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
इसके बाद मैंने लिखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से निर्माण कार्य करे थे। तो निर्माण कार्य क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी का, तो मैंने बताया था कि इसने क्या बनवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य में एक लगाया था कि इसने अली दरवाजा, क्या बनवाया था इसने, अली दरवाजा। तो क्वेश्चन आता है जो अली दरवाजा है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो अली दरवाजा का जो निर्माण है किया वो किसने करवाया था, तो अली दरवाजा जो है इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इसी दरवाजे को क्या कहता है, इसी दरवाजे को कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार क्या कहता है, कुतुब मीनार। तो आप क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार किस दरवाजे को कहा जाता है, कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार होता है इस दरवाजे को कहा जाता है अली दरवाजे को कहा जाता है। और इसी को मैंने बताया था कि इस्लामी वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण, तो जो इस्लामी वास्तुकला होती है इसका सबसे अच्छा उदाहरण किस उदाहरण को कहा जाता है, क्वेश्चन आता है कि तो इस्लामी वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, अली दरवाजा है ना। अली दरवाजा बनाया था इसने, जमेयत खाना मस्जिद, जमेयत खाना मस्जिद, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं जमेयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, तो सीरी का जो किला है दिल्ली में इसका निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा हजार खंबा का महल, हजार खंबा का महल, ठीक है। तो ये सब निर्माण कार्य किसके द्वारा हुए थे, तो ये सब निर्माण कार्य जो है अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा मंसूर का किला, तो जो मंसूर का किला ये भी किसने बनवाया था, तो मंसूर का जो किला है इसका निर्माण भी किसने करा था, तो मंसूर का किला इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। कब करा था कि मंसूर किले का निर्माण, तो ये करा था अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण के समय। चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी आया था आक्रमण करने चित्तौड़ पर, तो चित्तौड़ पर आक्रमण के समय, ठीक है। तो चित्तौड़ पर आक्रमण के समय, ठीक है भैया। तो मंसूर के किले का निर्माण कब करा था इसने, तो चित्तौड़ पर आक्रमण के समय। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य के जाना था। अली दरवाजा बनवाया इसने, जमेयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा का महल और मंसूर का किला, ठीक है। चलो ये चीज हो गई। इसके बाद कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी जो था इसके समय के दो कर इंपोर्टेंट थे। इसके समय क्या लगता था, इसका नाम था चढ़ाईगढ़, है ना। चढ़ाईगढ़ किस पे लगता था, तो चढ़ाईगढ़ जो था कि दुधारू पशुओं पर लगने वाला कर था, है ना। दूसरा होता है घड़ीगढ़, घड़ी की जगह भी घड़ीगढ़ भी आता है, एक ही बात है। तो घड़ीगढ़ क्या था, तो घड़ीगढ़ नाम से स्पष्ट है, घर या झोपड़ा बनाने के लिए दिया जाने वाला था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि चढ़ाईगढ़ और जो घड़ीगढ़ होता है किसके शासनकाल में लगते थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, ठीक है क्लियर। चढ़ाईगढ़ क्या होता था, तो दुधारू पशु पे लगने वाला कर था। और घड़ीगढ़ क्या था, तो घर या झोपड़ा बनाने के लिए दिया जाने वाला जो कर था उसको कहते थे घड़ीगढ़। इसके बाद बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके समय में सबसे ज्यादा बार मंगोल आक्रमण हुए, क्या हुए थे, मंगोल आक्रमण। तो सबसे ज्यादा बार ये मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। इसके बाद बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक आता मुबारक शाह खिलजी। कौन आता है, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। ये बताया था मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी जो था ये 1316 से लेकर 1318 तक रहा, ठीक है। मुबारक शाह खिलजी के बारे में बताया था 1316 से 1318 तक रहा। तो क्या बताया था कि मुबारक शाह खिलजी के बारे में, तो मुबारक शाह खिलजी के बारे में लिखा था कि मुबारक शाह खिलजी भी पहला शासक था जिसने स्वयं को क्या करा था, जिसने स्वयं को भी खलीफा घोषित करा, स्वयं को खलीफा। खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। खलीफा, खलीफा का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का भी पहला शासक कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित करा था, तो वो था मुबारक शाह खिलजी। फिर ये भी बताया था कि मुबारक शाह खिलजी जो था ये मानसिक रूप से कैसा था, कि मानसिक रूप से अस्वस्थ था, ठीक है। मानसिक रूप से कैसा था, कि अस्वस्थ था, ये ध्यान रखना, ठीक है। मानसिक रूप से अस्वस्थ था। और इसी का सेनापति कौन था, तो इसी का सेनापति का नाम बताया था, इसी का सेनापति था भैया जिसका नाम था नासिरुद्दीन, इसी का सेनापति था, ठीक है। जिसका नाम क्या था, इसी का सेनापति था जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो था, है ना। इसी का सेनापति कौन था, नासिरुद्दीन खुसरो का था, हो गया क्लियर। और इसी जो मुबारक शाह खिलजी था भैया इसी की हत्या किसने कर दी थी, तो इसी की हत्या जो है भैया इसी के सेनापति जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो का द्वारा कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन आता है कि जो मुबारक शाह खिलजी था इसकी हत्या किसने कर दी थी, तो इसकी हत्या जो इसी का सेनापति जो था जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो, हो गया क्लियर, ये चीज बता दी थी। इसके बाद लास्ट में पढ़ा था कि अपने अंतिम शासक जो रहा था खिलजी वंश का वो कौन रहा था, तो नासिरुद्दीन, अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो, ठीक है। नासिरुद्दीन खुसरो खां, तो नासिरुद्दीन खुसरो खां कौन था भैया, तो नासिरुद्दीन खुसरो खां जो था ये कौन था, तो ये 1318 से लेकर 1320 तक रहा। क्या चीज बताई थी ये नासिरुद्दीन खुसरो खां के बारे में, तो नासिरुद्दीन खुसरो खां के बारे में चीज मैंने आपको बताई थी कि जो नासिरुद्दीन खुसरो खां था ये कौन था, तो नासिरुद्दीन खुसरो खां जो इससे पहले अपन ने पढ़ा मुबारक शाह खिलजी का उसी का सेनापति था, हो गया क्लियर। और उसी की हत्या किसने कर दी थी, नासिरुद्दीन खुसरो खां ने कर दी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नासिरुद्दीन खुसरो खां जो था ये ध्यान रखना था, तो इसका संबंध जो था वो खिलजी वंश से नहीं था, मतलब ये जन्मजात खिलजी नहीं था,
है ना। तो ध्यान रखना, जो नासिरुद्दीन खुसरो का था जन्मजात से हिंदू था, कैसा था ये, जन्मजात से तो क्या हिंदू था, है ना। बाद में क्या बना था, बाद में मुस्लिम बना था। तो क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जो जन्मजात से तो हिंदू था लेकिन बाद में क्या बना था, मुस्लिम बना था, कौन था, ये नासिरुद्दीन खुसरो। हो गया क्लियर, ये ध्यान रखना। और ये अगर आपसे पूछे भी कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था जिसका संबंध खिलजी वंश से था, तो आएगा मुबारक शाह खिलजी, है ना। लेकिन ध्यान रखना, नासिरुद्दीन खुसरो का भी इसका संबंध खिलजी वंश से नहीं है। खिलजी वंश में तो इन्हें शासन तो करा है लेकिन ये खिलजी था क्या, तो ये खिलजी नहीं था। आ गया लॉजिक समझ में, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो ये हो गया था लास्ट। तो खिलजी वंश में 4 लोगों ने शासन करा था, जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो खान। तो अगर पूछे कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नासिरुद्दीन खुसरो खान। हो गया क्लियर, आ गया समझ में। लेकिन पूछते कि खिलजी वंश का अंतिम शासक बताओ जिसका संबंध खिलजी वंश से था, तो मुबारक शाह खिलजी, है ना। जलालुद्दीन खिलजी के खिलजी वंश का है, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का है, मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का है, लेकिन नासिरुद्दीन खुसरो खान जो है ये तो बता दिया भाई जन्मजात से हिंदू था, खिलजी तो था ही नहीं। हो गया क्लियर, ये ध्यान रखो। चलो, अब इसके बाद जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था तुगलक वंश, कौन सा वंश पढ़ रहे थे, तुगलक वंश, ये पढ़ा था, ठीक है। तुगलक वंश, और तुगलक वंश स्टार्ट होता है 1320 से और ये चलता है कि 1320 से 1414 तक। सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ा 1206 से 1290, फिर खिलजी वंश आया 1290 से 1320, फिर आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। और उसने भी कितने साल तक, 94 ईयर तक, कितने साल तक शासन करा इसने, 94 ईयर तक शासन करा था। फिर क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे लंबे समय तक शासन करा था, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे समय तक शासन रहा था तुगलक वंश। कितने साल तक, 94 ईयर तक ये तुगलक वंश शासन करा। हो गया क्लियर। सबसे कम करा था खिलजी वंश ने 30 साल तक। फिर आता है कि खिलजी वंश के बाद, ठीक है, खिलजी वंश के बाद दूसरा वंश कौन सा था जिसने दिल्ली सल्तनत में शासन करा था, तुगलक वंश। ये तीसरे नंबर का, पहला गुलाम वंश बनाया, गुलाम के बाद खिलजी, खिलजी के बाद आगे में तुगलक वंश। अब तुगलक वंश स्टार्ट करा था तो एक नाम आया था, सबसे पहला नाम पढ़ाया था मैंने आपको, गाजी मलिक। क्या नाम पढ़ाया था, गाजी मलिक, ये नाम लिखाया था। 1320 से लेकर रहा था 1325 तक रहा था, 5 साल तक रहा। तो गाजी मलिक कौन था, तो क्या ध्यान, गाजी मलिक जो था ये तुगलक वंश का संस्थापक था। तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक था, जो 1320 में ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था। गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा था, तो ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से, है ना, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा था, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से, ठीक है। तो ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से ये बताया था, ठीक है। तो गाजी मलिक के नाम से गद्दी पर बैठा था। ये गाजी मलिक जो है ये ध्यान रखना, ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में शासक बना था, गद्दी पर बैठा था। ये चीज मैंने आपको बताई। इसके बाद अपन ने देखा था जो ग्यासुद्दीन तुगलक था इसके समय के मैंने आपको कुछ कार्य लिखाए थे, इसने क्या क्या कार्य करे। तो मैंने आपको लिखाया था कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। दिल्ली जो भी चीज पहली होती है वो तो इसी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी ध्यान रखना, जहाँ आ जाता है पहला वर्ड आ जाता है क्योंकि पहला शासक, तो इसी चीज इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए इसका निर्माण कराया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया, नहरों का निर्माण। तो क्वेश्चन क्या आता है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण कराया था। तो कुओं एवं नहरों का निर्माण कराने वाला यह पहला शासक किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है कि ग्यासुद्दीन तुगलक को, या गाजी मलिक एक ही बात है ना, ये देना। क्योंकि इसने क्या करा था, तो भारत में पहली बार इसने क्या करा था, तो ये सिंचाई के लिए किसका निर्माण कराया था, कुओं एवं नहरों का निर्माण करवाया। दूसरा मैंने आपको लिखाया था कि इसी ने, ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर एक नए नगर की स्थापना करी थी, तुगलकाबाद नगर। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो तुगलकाबाद नगर है इसकी स्थापना किसने करी, किसने बसाया तुगलकाबाद नगर, तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही करी। और कहाँ पर था, दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों, ठीक है। तो दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर एक नए नगर की स्थापना किसने करी थी, गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक ने करी थी। तो उसने कौन सा नगर बसाया था, तुगलकाबाद नगर स्थापना। और इसी तुगलकाबाद नगर में मैंने बताया था आपको, इसी तुगलकाबाद नगर में ग्यासुद्दीन तुगलक ने रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण कराया था। क्या करवाया था, रोमन शैली में क्या करा था, रोमन शैली में एक दुर्ग का मतलब होता है कि किला, है ना। दुर्ग का मतलब क्या होता है, तो दुर्ग का मतलब होता है कि किला।
है ना, किला, और किले को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्ट। क्या समझ में? तो रोमन शैली में क्या करा था कि इसने रोमन शैली में दुर्ग, किला या फोर्ट का इसने क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, जिसे क्या नाम से जाता है, तो जिसे 56 कोट के नाम से जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि 56 कोट का किला कहाँ है, तो 56 कोट का किला भी दिल्ली में। वो जो 56 कोट का किला, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो 56 कोट का जो किला है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है वो गैसुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और जो 56 कोट का किला है निम्नलिखित में से किस शैली में बना हुआ है, मुगल शैली में बना हुआ है, फारसी शैली में बना हुआ है, ठीक है, मुगल शैली, फारसी शैली, रोमन शैली में बना हुआ है, या बौद्ध शैली में, कौन शैली में बनाया था, तो लिखा हुआ है रोमन शैली। तो रोमन शैली में इसने क्या करा था, एक दुर्ग, किला, फोर्ट का निर्माण कराया था, जिसको क्या नाम से जाता है, तो देखो 56 कोट के नाम से जाता है। हो गया क्लियर? ठीक है, चलो कहाँ तक लिखा था, ये तो लिखा था, आगे तो ये लिखा था, यहाँ तक आगे भी समझ में, ये लिखा था लास्ट में। हाँ, फिर ये भी बताया था कि इनके समय के पूछा जाता है कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, इनके समय के भी प्रमुख सूफी संत कौन थे, तो इनके समय के प्रमुख जो सूफी संत थे, ठीक है, प्रमुख सूफी है ना, सूफी संत, इनके समय के जो प्रमुख सूफी संत थे, जिनका नाम था मैं निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, चलो निजामुद्दीन औलिया। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रमुख सूफी संत थे निजामुद्दीन औलिया, ये किनके समय में थे, तो प्रमुख सूफी संत जो थे निजामुद्दीन औलिया, ये किनके समय में थे, तो ये जो थे निजामुद्दीन औलिया किसके समय में थे, गयासुद्दीन तुगलक के समय थे, और इन्हीं से इनके क्या थे, मतभेद। आगे क्या समझ में, मतभेद का मतलब होता है जिनके विचार नहीं मिलते, मतभेद उसको कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि जो निजामुद्दीन औलिया थे प्रमुख सूफी संत, इनके किस शासक से मतभेद थे, है ना, मतभेद का मतलब दोनों विचार नहीं मिलते थे, उसको कहते हैं मतभेद। तो इनके मतभेद किससे थे, गयासुद्दीन तुगलक से। हो गया क्लियर? चलो ठीक है, तो यहाँ तक की चीज लिखा दी थी, यहाँ तक आ गया कि समझ में, क्या पढ़ रहे हैं एक बार सुन लो। अपन पढ़ रहे हैं गुलाम वंश पढ़ा गया था, खिलजी वंश पढ़ा गया था, अपन पढ़े तुगलक वंश स्टार्ट होता है 1320 से 1414 तक चलेगा, कुल 94 तक शासन करा था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस वंश का शासन था, तुगलक वंश का शासन रहा था, ये चीज मैंने आपको बताया। इसके बाद हमने बात करी कि तुगलक वंश में सबसे पहला व्यक्ति आता है, इसका नाम था गाजी मलिक, और ये गाजी मलिक था, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बनता है, गद्दी पर बैठता है, और इसने 1320 में भी किस वंश की स्थापना करी थी, तुगलक वंश की स्थापना करी। हो गया क्लियर? फिर मैंने बताया था जो गाजी मलिक था, इसने क्या क्या कार्य किए गए इसके द्वारा, तो दिल्ली सल्तनत का भी पहला शासक था जिसने सबसे पहले सिंचाई के लिए कुओं एवं नहरों का निर्माण कराया था। अगर पूछे किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद दिल्ली के समीप विस्तृत पहाड़ियों पर एक नए नगर तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसने करी थी, तो क्वेश्चन आता है कि तुगलकाबाद नगर बसाया गया गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तो ये किसके द्वारा बसाया गया था, तो ये गयासुद्दीन, ठीक है ना, किसके द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो दिल्ली के समीप विस्तृत पहाड़ों पर इसने नए नगर तुगलकाबाद नगर की स्थापना करी। और इसी तुगलकाबाद नगर में इसने क्या करा था, तो इसी तुगलकाबाद नगर में इसने एक रोमन शैली में क्या करा था, एक दुर्ग, किला या फोर्ट का निर्माण करा था, जिसे क्या नाम से आता है, तो जिसे 56 कोट के नाम से आता है। हो गया? तो 56 कोट का जो किला है ये कहाँ पर है, दिल्ली में। किसने बनवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। किस शैली में बना हुआ, तो रोमन शैली में बना हुआ, ये बताया। इसके बाद मैंने बताया था कि जब गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, तभी इनके समय के प्रसिद्ध सूफी संत रहे जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया से इनके कहते हैं मतभेद। क्लियर? यहाँ तक किसी आगे समझ में। चलो अब इसके बाद अगला लिख लेना, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख लेना ना, अगला पॉइंट लिखो, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। अगला पॉइंट लिखना, लिखो सन 1325 में, लिखो सन 1325 में, सन 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटते समय, सन 1325 में, सन 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटते समय, सन 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटते समय, ठीक है, सन 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटते समय लिखना अपने पुत्र, सन 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटते समय लिखना अपने पुत्र, पुत्र का नाम था क्या, लिख लेना जूना खां। क्या नाम था, जूना खां, ठीक है, जूना खां। और क्वेश्चन में लिख लेना कि जूना खां आगे चलते क्या नाम से गद्दी पे बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, जूना खां, ठीक है, जूना खां, है ना, जूना खां आगे चलकर के नाम से गद्दी पर बैठता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम। क्वेश्चन में लिख लेना, ये बताया था, सुन लेना।
क्या बात कर रहे हैं? 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटते समय अपने पुत्र जूना खां लिखना क्वेश्चन में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में प्रवेश करते ही लकड़ी के महल में प्रवेश करते ही लकड़ी के महल में प्रवेश करते ही लकड़ी के महल के गिरने से लिखो, लकड़ी के महल के गिरने से लिखना गयासुद्दीन तुगलक की महल में दबकर मृत्यु हुई। तो गयासुद्दीन तुगलक की महल में दबकर महल में दबकर मृत्यु हुई। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक की महल में दबकर क्या हुई? मृत्यु हुई। ठीक है, क्या हुआ था ये सुन लेना। ये तो अपन ने देखा कि जो गाजी मलिक का गद्दी पर का बैठा, तो गाजी मलिक गद्दी पर बैठा कि 1320 में शासक बना, लेकिन शासन केवल कितने समय तक कर पाया? 5 साल तक ही ये शासन रहा, केवल 5 साल तक शासन करा जिसने गयासुद्दीन तुगलक ने। हुआ क्या था? तो क्या बताया कि मैंने आपको 1324 में सुना, 1324 में कहा गया था कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे 1324 में कहा गए थे बंगाल विजय अभियान पर गए थे, मतलब बंगाल को जीतने गए थे, और 1325 में बंगाल विजय अभियान को जीतकर वापस आ रहे थे। तो 1325 में क्या हुआ था? तो ये लिखा है, सुन लो, 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटते समय वापस कहा गए कि अपने क्षेत्र पर आ गए, बंगाल को जीतने गए थे। तो 1325 में बंगाल विजय अभियान से लौटते समय है ना अपने पुत्र, इन्हीं के पुत्र का नाम था जूना खां। क्या नाम था? जूना खां। ये भी क्वेश्चन पूछा था, जूना खां का वास्तविक नाम क्या? जूना खां जो है ये क्या नाम से गद्दी पर बैठा था? कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो जूना खां, ठीक है, तो अपने पुत्र जूना खां के द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में क्या हुआ कि जैसे हाथियों, घोड़ों और ऊँटों की सहायता से जैसे इसने लकड़ी के महल में प्रवेश करा, और महल किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना था। जैसे ही महल के अंदर प्रवेश करा तो हाथियों, घोड़ों और इनकी गरजार से क्या हो गया? महल ही गिर गया, और महल में दबकर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी? हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु थी कैसे हुई थी? लकड़ी के महल में प्रवेश करा और लकड़ी के महल जो था कि हाथियों की गरजार सी, वो लकड़ी का महल क्या हो गया? किसी के ऊपर गिर गई, और महल में दबकर इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। क्लियर? तो केवल और केवल किसने कितने साल तक शासन करा? 5 साल तक शासन करा। हो गया क्लियर? तो क्वेश्चन आता है कि किस शासक की मृत्यु जो है वो लोग खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया। वैसे क्या होता है कि किस शासक की मृत्यु लकड़ी के महल में दबकर हुई थी? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये ध्यान। चलो, तो इसके बारे में पढ़ा था कि ये पढ़ा था गयासुद्दीन तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद जो अगला शासक आता है इसका नाम लिखो, ये अगला, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से लिखना 1351। कब से कब तक? 1325 से 1351। ठीक है, 1325 से लेकर 1351। देखो, तुगलक वंश शुरू हुआ था कि 1320 से 1414 तक चलेगा। 1320 से 1325 को रहा, तो 1320 से 1325 तक रहा था गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक। फिर आता है कि 1325 से 1351 तक इसका समय रहा मोहम्मद बिन तुगलक। हो गया क्लियर? चलो, है ना। अब कौन था क्या मोहम्मद बिन तुगलक? इसका नाम आपको बता दें। इसी का पुत्र का नाम था, इसका नाम था जूना खां। ठीक है, तो जो बोल रहा हूँ इसे लिखते जाओ। तो सबसे पहला कौन करके लिख लेना, ये वास्तविक नाम करके लिखो, वास्तविक नाम, है ना, वास्तविक नाम। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसका वास्तविक नाम क्या था? क्या बताया? जूना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां। क्लियर? चलो, तो इसका वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसका वास्तविक नाम था जूना खां। लिख लिया? अगला पॉइंट करके लिखना, लिखो सन 1325 में, लिखो सन 1325 में, लिखो सन 1325 में, लिखो सन 1325 में लिखना अपने पिता, सन 1325 में, सन 1325 में लिखना कि अपने पिता, लिखो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात, सन 1325 में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात, सन 1325 में अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात, लिखो जूना खां, जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे।
जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, लिख ले, इतना आगे भी समझ में कि नहीं आया? कौन था भैया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां। ठीक है, और इसी के द्वारा मैंने बताया था कि लखनऊ के महल में प्रवेश करते इसी के पिता की मृत्यु हुई। तो क्या बताया? इसका वास्तविक नाम था जूना खां। 1325 में क्या हुआ था? 1325 में अपने पिता यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात, ठीक है, जूना खां क्या नाम से गद्दी पर बैठा था? तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से क्या बना था? शासक बना था, गद्दी पर बैठा था। ये चीज थी। इसके बाद अगला पॉइंट करके लिखना, देखो मोहम्मद बिन तुगलक, देखो मोहम्मद बिन तुगलक, अगला पॉइंट लिखना, देखो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, देखो दिल्ली सल्तनत का, देखो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, देखो दिल्ली सल्तनत का, मोहम्मद बिन तुगलक लिखना है, दिल्ली सल्तनत का, मोहम्मद बिन तुगलक, देखो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, शिक्षित का मतलब होता है पढ़ा लिखा, है ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, कोमा लगा के योग्य, शिक्षित कोमा लगा के लिख लेना कि योग्य। ठीक है, शिक्षित, ये बात किसका? ठीक है, शिक्षित, शिक्षित के बाद लिख लो कि योग्य, है ना? तो दिल्ली सल्तनत का सबसे कैसा शासक था? तो शिक्षित, शिक्षित, ठीक है, शिक्षित, योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक, एवं महत्वा, ठीक है, महत्वाकांक्षी शासक था। ठीक है, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी शासक। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जो ऊंची सोच रखता है, कि उसको कहते हैं महत्वाकांक्षी शासक। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन आता है कि पूरे दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश पढ़ते हैं, सभी वंशों में सबसे शिक्षित शासक कौन था? तो सबसे पढ़ा लिखा शासक ही मोहम्मद बिन तुगलक था। सबसे शिक्षित था, सबसे योग्य था, है ना? और सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी का मतलब होता है जो ऊंची सोच रखता है, बड़ी सोच रखने वाला, उसको कहा जाता है महत्वाकांक्षी। है कि केवल ये नहीं कि वे छोटी सोच में सीमित हो जाए, बड़ी सोच रखने वाला, उसको कहा जाता है महत्वाकांक्षी। तो दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित, योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक कौन था? तो आता है मोहम्मद बिन तुगलक। आ गया समझ में? चलो, इसके बाद नीचे लिख लेना अगला पॉइंट, लिखो। ठीक है, नीचे लिखना, लिखो, लिखो सबसे अधिक बार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा था सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार, ठीक है, सबसे अधिक बार लिखना है, सबसे अधिक बार लिखो असफल, सबसे अधिक बार लिखना है असफल होने वाला शासक। ठीक है, तो सबसे अधिक बार लिखो असफल होने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है, सबसे अधिक बार भी असफल होने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब जितने भी इसने कार्य करे थे, तो वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, योग्य भी था, महत्वाकांक्षी भी था, लेकिन किस्मत खराब थी, किसी की किस्मत खराब होती है ना? तो वही था कि जो भी इसने कार्य करे, कार्य सब अच्छे थे, लेकिन वो कार्य इसके क्या रहे, एक भी सफल नहीं हुए। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा बार असफल रहा था। आगे देखेंगे कौन से कार्य करे तो असफल रहा है, वो भी देखेंगे। तो ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत, क्वेश्चन ऐसा था कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक था जो अपनी योजनाओं में सबसे ज्यादा बार असफल रहा? मोहम्मद बिन तुगलक। इसका नाम ही रख दिया, भी क्या रख दिया, इसका नाम लिख लो असफलताओं का बादशाह। क्या कहा जाता है इसको? तो लिख लेना। ठीक है, अगला पॉइंट, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या नाम से कहता है? तो ये इसी को मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? असफलताओं का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो असफलताओं का बादशाह किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को क्या नाम से कहता है? कि असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी इसने कार्य करे हैं, वो सभी कार्यों में क्या रहा? असफल रहा था। कार्य इसके सभी सही थे, है ना, लेकिन कार्य इसके एक भी सही नहीं हुए। ठीक है, ये ध्यान। चलो, हो गया क्लियर? तो ये अपन ने इसके बारे में भी क्या देखा? सबसे पहले देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, किसका पुत्र था? गाजी मलिक यासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम क्या था? कि जूना खां था। अपने पिता गाजी मलिक की मृत्यु के पश्चात जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासक बना। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था, सबसे शिक्षित था, सबसे योग्य था, और सबसे महत्वाकांक्षी शासक था, है ना? इसके बाद बताया ये सबसे ज्यादा बार असफल हुआ था, इसलिए इसको असफलता का बादशाह कहा जाता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो अगला लिख लेना इसमें, लिखो मोहम्मद बिन तुगलक के समय के महत्वपूर्ण कार्य, नीचे करके लिख लो महत्वपूर्ण कार्य, ये इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कार्य। तो जिसके भी महत्वपूर्ण कार्य लिखाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, एग्जाम में डायरेक्ट आती है। ठीक है, महत्वपूर्ण कार्य हो गया क्लियर? तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था,
इसके समय में भी इसने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करे थे, क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो तो इसमें लिख लेना, पहला पॉइंट करके लिखना, देखो पहला शासक था जिसने, पहला शासक था जिसने, पहला पॉइंट करके लिखो महत्वपूर्ण कार्य है ना, पहला शासक था जिसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। पहला शासक था जिसने क्या करा था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। सांकेतिक का मतलब होता है संकेत वाली मुद्रा चलाई, संकेत, जो संकेत होता है कि अभी मुद्रा चलती है इसमें संकेत होता है, पहचान में आता कि नहीं आता, 10 का नोट है कि 20 का नोट है, संकेत है, तो ये चीज उसने भी उस समय चला ली है ना, कि हर मुद्राओं में क्या देना, संकेत देना। जो 2 रुपये सिक्का होता है, 5 का होता है, पहचान होती है, 50 का नोट देख के पहचान देते हैं कि 50 का है, 20 का है, 200 का है, 50 का, 200 का है, 500 का है, 2000 का, तो उसमें संकेत सिक्के होते हैं। ठीक है, तो सिक्के में भी संकेत होता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, सही है। तो ये संकेत जो होते भी है, जरूरी नहीं कि भी है इसको हर व्यक्ति जो ब्लाइंड हो वो भी पहचान सकता है, सही है। कोई ब्लाइंड हो भी है उसको भी पता चलेगा कि 2000 का नोट है कि क्या है, सही से पहचान लेगा, पहचान लेगा, उनके पास भी लिखी होती है कि 10 का नोट है कि 20 का नोट है। तो ये सब जो चीजें कहने का मतलब ये उससे लेना देना नहीं है अपना, तो ये काम है कि ये क्वेश्चन आता है कि पहला शासक बोलते हैं सांकेतिक मुद्रा चलाई, संकेत वाली मुद्रा सबसे पहले किसने चलाई थी, तो ये ध्यान रखना, वो चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। दूसरा लिख लेना इसमें, अब ध्यान रखना, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे पहला शासक कौन था, सुन लेना, लिखना मत, उसमें सुन ले पढ़ा रखा, पहला शासक कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्का जारी करा था, वो था भी इल्तुतमिश। आ रहा है समझ में, आगे और भी नाम आएंगे, कांसेप्ट क्लियर होगा। पहला शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी करा था, तो वो करा था इल्तुतमिश, लेकिन वहां शुद्ध सिक्के की बात नहीं हो रही, अब यहां बात हो रही कि पहला शासक कौन था, सांकेतिक मुद्रा चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। दूसरा लिखना, पहला शासक था जिसने चमड़े के सिक्के जारी करे थे, किसके सिक्के, चमड़े के सिक्के जारी करे थे, ठीक है, जारी किया, क्लियर। तो पहला शासक था जिसने क्या करा था, चमड़े के सिक्के जारी करे थे, ठीक है, चलो चमड़े के सिक्के, ठीक है, चमड़े के बनाए थे भी ऐसे सिक्के, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि भी जब पोस्ट जो सिक्का था उसकी कीमत क्या हो जाती थी, वह बढ़ जाती थी बनाने में, तो उसने क्या करा, ये इसी चीज का उपयोग करा कि जो आसानी से मिल जाए, तो उसने किसका प्रयोग करा था, चमड़े का प्रयोग करा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब उसने चमड़े के सिक्के बनाने शुरू करे तो हुआ क्या, दिया लोगों ने घर घर में सिक्के बनाना शुरू कर दिए, है ना, क्योंकि वो चीज आसानी से मिल जाती थी। अब लोगों ने घर पे क्या कर दिया कि जैसे जैसे इसके लिए जो चीजें चाहिए वो हर व्यक्ति के घर में नहीं मिल पाएगी, तो नहीं बना पाएगा, लेकिन उसने क्या करा, कीमत को कम करने के लिए, क्योंकि सिक्का बनाने में मेहनत पैसा ज्यादा लगता था। अब आप क्या सोचो, एक सिक्का 1 रुपए का सिक्का बनाने में, है ना, जो कॉस्ट लगती है 1 रुपए से ज्यादा लग जाती है, समझ में, 1 का सिक्का अपने पास होता है, उसकी कीमत 1 से ज्यादा लग जाती है बनाने में, है ना, लेकिन वैल्यू तो उसकी एक ही, सही है। अब जैसे 2000 का नोट है, तो ये 2000 का जो नोट है, तो 2000 के नोट में जो 2000 लिखा हो उसकी वैल्यू कागज की नहीं है, कागज तो भैया पैसे का नहीं बन रहा होगा, सही है कि नहीं, कागज पे तो भैया उस पे जो कागज होगा, है ना, उसकी वैल्यू तो भैया मुश्किल से 1-2 रुपए भी नहीं होगी, लेकिन उस पर छाप लग गई 2000 की, तो वैल्यू तो भैया उसकी होगी, आ रहा है समझ में, वैल्यू उसकी है। तो इसी क्या था उसके समय में कि जो वैल्यू होती थी, है ना, मुद्रा के ऊपर संकेत की होती थी, तो इसने क्या करा था कि जब उसमें कॉस्ट ज्यादा आती थी, तो उसने क्या करा था, सांकेतिक मुद्रा के साथ साथ चमड़े के सिक्के भी चलाए कि वे सस्ते पड़ेंगे, लेकिन ये क्या करा कि इसने चमड़े के सिक्के जारी करे, लोगों ने घर पे सिक्के बनाना शुरू कर दिए। अब सिक्के बनाना शुरू कर दिए, घर पे जैसा कहा जाता है कि ओरिजिनल सिक्के तो थे वो कम हो गए और जो डुप्लीकेट सिक्के तो ज्यादा आ गए मार्केट में, तो इसने भी क्या कर दिया, फिर सिक्के बंद कर दी। अब कहा जाता है कि जब इतने सिक्के बंद करे, तो जब इसका महल था, महल के सामने भी महल के बराबर कहा जाता है सिक्कों के ढेर लग गए, इतने सिक्के भी जनता ने बना दिए, ठीक है, इतने नकली सिक्के बना दिए, कहने का मतलब है। तो ये देख के भी इसको क्या लगा कि मैंने ऐसा क्या कार्य करा जिसके कारण क्या हो गया, कार्य उल्टा हो गया इसका, तो पूरा चला इसने, अच्छी सोच थी, सोच गलत नहीं थी, लेकिन जनता ने इसका क्या करा, गलत फायदा करा, और गलत करने से क्या हो गया, सिक्के का इतना ढेर लग गया कि कहा जाता है उसके महल के बराबर सिक्कों का ढेर लग गया। तो ये चीज इसने चालू करी थी ध्यान सुनना में, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, वापस ने क्या करी, ये चीजें बंद कर दी, ठीक है। तो सांकेतिक मुद्रा चलाई किसने थी, ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चमड़े के सिक्का भी पहला शासक कौन था जिसने जारी करा था, मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन ये बाद में इसने क्या करी, चीजें इसको बंद करनी पड़ी, ठीक है। क्यों करनी पड़ी, क्योंकि ये जो ओरिजिनल की तुलना में डुप्लीकेट था वो मार्केट में ज्यादा आ गया। इसके बाद अगली चीज सुनना, अगला इंपॉर्टेंट लिखो, अपनी राजधानी, अगला पॉइंट करना, लिखो अपनी राजधानी
लिखो अपनी राजधानी, लिखो तीसरा पॉइंट, अपनी राजधानी लिखना दिल्ली से देवगिरी, ठीक है, अपनी राजधानी की दिल्ली से देवगिरी, ठीक है, देवगिरी लेकर आया, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये अपनी राजधानी कहां से लेकर आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये अपनी राजधानी दिल्ली से कहां लेकर आया, तो अपनी राजधानी में इसने परिवर्तन करा, कहां लेकर आया राजधानी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां लेकर आया, तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी लेकर आया। और देवगिरी कैसा वर्ड था, हिंदू वर्ड था, तो केवल क्या करा इसने, फिर आगे लिख लेना देवगिरी का नाम बदलकर, देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद, दौलताबाद रखा, ठीक है, दौलताबाद, ठीक है, बस ये रहना। तो भैया देवगिरी और दौलताबाद दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है ना, लेकिन देवगिरी कैसा वर्ड था, देवगिरी हिंदू वर्ड था, और ये था मुस्लिम शासक, तो इसने क्या करा, देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया, दौलताबाद। तो क्वेश्चन आता है कि किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी लेकर गया था, या किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद चेंज करी थी। तो अभी तक सुन लो भैया कौन कौन सी राजधानी हुई। सबसे पहले राजधानी थी लाहौर, लाहौर बनी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर लाहौर से दिल्ली लेकर आया था, फिर इल्तुतमिश लेकर आया, ये देखा। इसके बाद देखिए भैया लाहौर फिर राजधानी क्या थी, फिर दिल्ली से राजधानी किलोखरी को बनाया था, किलोखरी बनी थी, किसने बनाई थी किलोखरी, जलालुद्दीन खिलजी ने बनाई थी, है ना। उसके बाद सुन लेना, उसके बाद राजधानी को दिल्ली से देवगिरी को लेकर आ रहा है, तो दिल्ली से राजधानी देवगिरी लेकर आया गया मोहम्मद बिन तुगलक, और देवगिरी का नाम बदल के इसने क्या रखा था, केवल दौलताबाद रखा था। तो देवगिरी और दौलताबाद एक ही नाम है, केवल देवगिरी हिंदू वर्ड था, इसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। लेकिन लाया तो एक राजधानी, लेकिन एक आध साल भी राजधानी रही, और राजधानी भी नहीं चली भी, राजधानी वापस नहीं आया वापस। तो कोई से भी काम इससे सक्सेस नहीं हुए, लेकिन योजना अच्छी थी, कहने का मतलब। तो योजना अच्छी थी, लेकिन योजना कोई सी भी नहीं चली, है ना। इसके बाद अगला और अरे दिल्ली के समीप ही थी पे किलोखरी, ये थोड़ी लाया, उसने बनाई थी वो तो जलालुद्दीन खिलजी ने, हाँ, लेकिन दिल्ली के समीप ही थी क्या, फिर वापस को ले आया था उसको, तो वापस एक तरीके से जलालुद्दीन खिलजी जो था ये वापस को राजधानी का ले आया, तो दिल्ली ले आया, है ना। वो दूर नहीं थी, दिल्ली के समीप ही थी क्या, वो एक तरीके से किलोखरी और दिल्ली एक ही क्षेत्र था, लेकिन उसने पर्टिकुलर जो दिल्ली के पास स्थान था किलोखरी, उसी को राजधानी बनाया। तो आपसे तो क्वेश्चन पूछेगा कि किलोखरी को राजधानी किसने बनाया था, जलालुद्दीन खिलजी, है ना। फिर आता है कि राजधानी को दिल्ली से देवगिरी को लेकर गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, और इसी देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद नाम रखा। इसके अलावा अगला पॉइंट लिख लेना, अगला लिखना, लिखो दोआब कर में वृद्धि करी, दोआब कर में, दोआब कर में, दोआब कर में वृद्धि, दोआब बा लिखा हुआ है, दोआब, दोआब, दोआब कर में क्या करी थी इसने, तो दोआब कर में वृद्धि, दोआब कर में वृद्धि की थी, है ना। दोआब कर में वृद्धि की थी, कब करी थी, 1325 से कहा जाता है 1327 के बीच में, तो 1325 से 1327 के बीच में से दोआब कर में वृद्धि करी थी। अब होता है कि दोआब क्या होता है, ऐसी होता पंजाब, पंजाब इससे मिलता है, पंजाब बोलते हैं, ये दोआब है, तो क्या होता है, पंजाब का नामकरण किसके आधार पर, तो है नहीं, पंजाब का मतलब, आपका मतलब क्या होता है कि पंजाब का मतलब क्या है, तो भैया 5 नदियों का संगम नहीं होता, 5 नदियां निकलती पंजाब से, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, रावी, सतलज, झेलम, व्यास और चिनाब, ये 5 नदियां भी वहां से निकलती है ना, वहां से निकलती, उद्गम होता है, उद्गम, ये 5 नदियों का उद्गम कहां से, पंजाब से, ठीक है। तो इसलिए पंजाब, आपका मतलब क्या होता है, आपका मतलब होता है पानी, क्या होता है आपका मतलब, क्या होता है आपका मतलब पानी, और पंच से लग गया मतलब 5 नदियों का संगम कहलाता है, 5 नदियां जो होती है वो पंजाब से निकलती है। वैसे दोआब, दोआब का मतलब होता है कि जैसे समझो नदी के पास का क्षेत्र, किसके पास का क्षेत्र, दोआब, दोआब किसे कहा जाता है, तो 2 नदियों के पास का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, दोआब। जैसे कहने का मतलब ये नदी जा रही है, नदी के आजू बाजू का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को क्या नाम से जानता है, उसको दोआब कहते हैं, है ना। होता क्या था, ये देखो सिंपल सी बात है, इसके शासनकाल से पहले ये समस्या थी कि जिसकी भी जमीन जो नदी के पास है और जिसकी भी जमीन बंजर है, उन दोनों से एक ही प्रकार का टैक्स लेते हैं, मतलब जिसकी बंजर जमीन है उसको भी उतना टैक्स देना है, और जिसकी भी नदी के पास जमीन है उसको भी उतना टैक्स देना है। तो होता क्या था, जो बंजर भूमि रहती थी उसके पास तो कर कम, उसके पास उपज जो होती थी वो कम होती थी, क्यों, क्योंकि उसकी जमीन कैसी थी, बंजर थी। लेकिन होता क्या था, जिसकी भी जमीन नदी के पास होती है इसका फायदा रहता है, अगर किसी की जमीन नदी के पास क्षेत्र रहती है वो जमीन उपजाऊ रहती है, तो
क्योंकि पास में से नदी जा रही थी, नदी जा रही मतलब उसकी मिट्टी में पानी की मात्रा अच्छी होती है, तो यहाँ जमीन होती है, यहाँ इसमें फसल अच्छी होती है ना। अब हुआ क्या भी है, दो किसान गए, तो एक ने कहा कि इसके शासनकाल में, एक ने कहा कि साहब मेरी तो बंजर जमीन है, मेरे तो उपज हो ही नहीं रही, और इसके तो क्या है भी है, इसकी जो जमीन है ये तो अच्छी जमीन है भी, इसमें डबल उपज हो रही, तो भी आप उससे भी इतना कर ले रहे हो, मेरे से भी इतना कर ले रहे हो, तो भी फिर अंतर क्या रहा। तो पढ़ा लिखा तो था कि यही तो कहा, दिल्ली सल्तनत में सबसे शिक्षित था ये, तो अब सोच को उपयोग तो करेगा कि पढ़े लिखे में ही तो फर्क होता है कि सोच विकसित करेगा। तो इसने क्या करा कि इसने देखा कि यहाँ गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है कि जिसकी बंजर भूमि है उससे तो अपन पे टैक्स ले रहे हैं, तो इसने क्या करा, इसने नियम बना दिया कि जो बंजर भूमि वाले हैं उनसे कर भी लिया जाएगा। हो गया, कर किससे ले रहे, दोआब क्षेत्र में वृद्धि किससे कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं। जो दूसरा किसान है जिसकी जमीन क्या है इस क्षेत्र के पास में है, उसके टैक्स में क्या कर दी इन्होंने, वृद्धि कर दी कि हाँ जिसके पास नहीं उससे तो नहीं ले रहे, लेकिन जिसके पास जो दोआब क्षेत्र में जिसके पास जमीन है उसमें करने क्या कर दी थी भैया, वृद्धि कर दी। आ गया समझ में, इसको कहते हैं दोआब। आया समझ में, तो दोआब करने का वृद्धि का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा ठीक है ना, ऐसा क्षेत्र जिसके पास में से क्या हो रहा है, नदी जा रही है, तो जो नदी वाली जो क्षेत्र है इसके आस पड़ोस में जिसकी भी जमीन होगी उससे क्या करा जाएगा, उससे ध्यान रखना, उससे अतिरिक्त मात्रा में कर लिया जाएगा। और वो कर किसका माफ कर दिया, जो बंजर भूमि वाले थे ये कर माफ कर दिया। सही है, हम तो सही करा कि गलत करा, सही करा ना, कि जो जिसकी बंजर भूमि थी उससे करनी मना करके भी इससे करनी लगी, तो जिसके दोआब क्षेत्र में जहाँ पर भी खेत जिसमें नदी के पास का क्षेत्र है उससे क्या करेंगे, कर में वृद्धि कर दी। अब योजना तो सही लगाई थी इसने, लेकिन हुआ क्या, मैंने कहा जैसी किस्मत ही खराब थी। अब ये जैसी इसने कर में वृद्धि करी तो कहा यार ये 2 साल तक पानी नहीं गिरा, है ना, कर में वृद्धि कर दी, उसके बाद तो क्या हुआ, 2-1 साल पानी नहीं आया, तो पानी नहीं आया तो ये यही परेशान हुआ। सही है, अब पानी नहीं आएगा तो नदी पानी कहाँ से लेगा, नदी सूख गई, और नदी सूख गई तो आसपास का क्षेत्र भी सूख गया, तो ये भी बोल गए कि सब 2 साल से पानी नहीं गिरा, हम कहाँ से वृद्धि करें। तो ये भी था, तो समझदार था, पढ़ा लिखा, इसने दिमाग लगाया कि पानी नहीं गिरा है तो 2 साल से भी ये भी परेशान है। सही है, तो क्या पानी तो ही नहीं पिया तो क्या करो, तो दुआ करने तो वृद्धि करी थी, लेकिन इस वृद्धि को उसने क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। तो ये सोच तो अच्छी थी ना कि ये दुआ करने वृद्धि करने की। सही है, कि जिसके पास नहीं हो रहा उससे नहीं लेना है, जिसके पास ज्यादा हो रहा है उसमें कर में वृद्धि करो। सही है, तो उसी को कहते हैं दुआ क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, लेकिन ये वृद्धि इसने करी, लेकिन ये भी कैसे रही, असफल रही। क्यों रही भी असफल, क्योंकि जिस इसने वृद्धि करी 2 साल बाद में 2 साल तक पानी नहीं आया। अब 2 साल तक पानी नहीं आया तो ये वाले किसान भी परेशान हो गए, इन्हें कहा पानी नहीं, टैक्स कहाँ से दे, तो उसने भी कहा ये नहीं कहाँ से देंगे, तो कर वृद्धि उसने वापस ले ली। तो जो भी कार्य करे इसने सब कार्य बंद करे, ये भी बता रहा हूँ, है ना। कार्य बंद जैसे सांकेतिक मुद्रा चला ही तो क्या होगा कि ये वापस को बंद कर दी इसने। चमड़े के सिक्के नहीं करे तो लोगों ने नकली सिक्के बना दिए, ये तो भी इसने बंद कर दी। राजधानी लेके दी मिली, इसको नहीं जमीन की 1 साल बाद वापस लिया। फिर मैंने बताया दुआब करने इसने क्या करी, वृद्धि करी, तो क्या हुआ कि पानी नहीं गिरा, वापस इसने क्या कर दिया, तो वापस जो थी दुआब क्षेत्र में जो वृद्धि करी तो उसको वापस ले लिया। कार्य तो इसके द्वारा किए गए, लेकिन ये जितने भी कार्य किए सभी कार्य सही थे, लेकिन ठीक है इसकी किस्मत खराब थी तो एक कार्य भी नहीं चला, है ना। अब इसके बाद अगला लिखना ना, ये अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगला लिखना, लिखो अपने शासन काल में, लिखो अपने शासन काल में, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिखो अपने शासन काल में, लिखना कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए, लिखो अपने शासन काल में, अपने शासन काल में, लिखो अपने शासन काल में, लिखना कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए, अपने शासन काल में कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए, लिखो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन काल में कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए कृषि विभाग की स्थापना की। एक नए कृषि विभाग, लिखो एक नए कृषि विभाग, कैसे लिख लेना, एक नए कृषि विभाग, इन्वर्टेड कॉमा लिख लेना, अमीर कोही, अमीर कोही की स्थापना की। ठीक है, अमीर कोही, ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन आता है, जिसका नाम है अमीर कोही, तो अमीर कोही क्या है, अमीर कोही कृषि विभाग, क्या है ये, कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं अपन, कृषि विभाग। ठीक है, तो अमीर कोही की स्थापना किसने करी थी, तो अमीर कोही की जो स्थापना है किसने करी थी, तो अमीर कोही की स्थापना जो है ये, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। तो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन ही आता है कि अपने शासनकाल में भी किसने कृषि में सुधार के लिए, कृषि में, ठीक है, कृषि व्यवस्था में सुधार के लिए एक नए विभाग की स्थापना करी थी, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था अमीर कोही। तो अमीर कोही क्या था, अमीर कोही कृषि विभाग हो गया, क्लियर, कृषि डिपार्टमेंट का नाम था। ठीक है, इसकी भी स्थापना किसने करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय के लिए कुछ इंपोर्टेंट कार्य थे, सांकेतिक मुद्रा चली थी, चमड़े की सिक्के जारी कर रहे थे, राजधानी में परिवर्तन करा था, दिल्ली से डिग्री लेकर गया था। उसके बाद मैंने बताया ये दुआब कर में इसने क्या करी थी, वृद्धि करी थी।
है ना। इसके बाद इसने क्या करा था, तो इसने अपने शासनकाल में कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नई कृषि विभाग की स्थापना की थी, इसका नाम है अमीर कोही। तो अमीर कोही विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। इसके बाद नीचे अगला करके लिख लेना भी, अगला पॉइंट अगला ये हो गया। अब नीचे उपाधि करके लिख लेना भी, इसको कुछ उपाधियां मिली हुई थी, ये भी एग्जाम में पूछा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ उपाधियां, है ना, जैसे इससे पहले कहा था कि द्वितीय सिकंदर किसको कहता है, अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। लाख बख्श लाखों का धनी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे। कुरान खवा की उपाधि भी किसको मिली थी, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी। तो वैसे इसको उपाधि क्या क्या नाम से जानते थे, तो इसको कहा जाता था रक्त पिपासु। क्या कहते हैं, रक्त पिपासु। हाँ, किस शासक को भी रक्त पिपासु, रक्त पिपासु का मतलब था रक्त का प्यासा। क्या कहता है, रक्त का प्यासा, है ना, रक्त पिपासु किसकी उपाधि भी है ना। तो रक्त पिपासु के नाम से किस शासक को लेना था, मोहम्मद बिन तुगलक, रक्त पिपासु। दूसरा होता है स्वप्नशील। स्वप्नशील, स्वप्नशील का मतलब क्या होता है, स्वप्नशील का मतलब होता है जो बड़े ख्वाब देखने वाला, उसको कहते हैं कि स्वप्नशील, है ना। ऊंची सोच रखने वाला, कोष्टक लिख लो, ऊंची सोच रखने वाला, जो बड़ा सोचता हो भी है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलो, तो जो ज्यादा बड़ा सोचने गया था ये, तो कहते इसको पागल बोल देते हैं, सही है। तो पागल की उपाधि मिली थी, इसको लिख लेना, ठीक है। चलो, पागल की उपाधि, ठीक है, उपाधि भी है ना, इसको मिली थी, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्यों मिली थी भी है, तो कहा जाता है देखो, शासक तो भी योग्य था, शिक्षित था, लेकिन जनता उल्टी थी। तो जो भी कार्य करता था, जनता मानती नहीं थी। तो धीरे धीरे क्या हो गया भी, इसका दिमाग ही खराब हो गया, ठीक है। जो जो ये अपनी सीधे बेकार ये शांति दूसरा चलाई, तो भी क्या हो गया, शांति चमड़े सिक्के जलाए, जनता ने नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिए, ये परेशान हो गया। राजधानी लेके असेंबली पे वापस आया, ठीक है। दो आप में खरीद में वृद्धि करी भी है, इसके अलावा पानी दी गई। मतलब कुल मिला के योग्य शासक तो था भी है, लेकिन इसकी किस्मत खराब, जनता से परेशान था ही कुल मिला के। अब जनता से परेशान था तो कोई भी इसके दरबार में चले आता है, दिमाग खराब हो जाता, तो इसने कौन सी नीति अपना ली थी, मार धाड़ वाली नीति पे डायरेक्ट इसको मार दो, इस तरीके से दर्द का पैसा हो गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रक्त पिपासु। स्वप्नशील तो सही से पहले से सोच तो बड़ी थी इसकी। इसके अलावा, ठीक है, इसको कौन सी उपाधि मिली, पागल की उपाधि। तीनों ध्यान रखना, तीनों इंपॉर्टेंट पूछा था कि शासक को भी रक्त पिपासु, स्वप्नशील और पागल के नाम से जाता है, तो क्या नाम आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये ध्यान है, वो अलग है भी, वो जहादर शाह मुगल काल में आता है। वो मुगल काल में जो उत्तर मुगल पढ़ते हैं अपन, तो मुगल काल तक भी जो पावरफुल था वो कहाँ तक था, औरंगजेब था। औरंगजेब के बाद जो उत्तर मुगल काल में आता है, वहां से आता है, ठीक है। जहादर शाह, फर्रुख शेर, है ना, फर्रुख शेर को भी, जहादर शाह था उसको कहते हैं लंपट। फिर फर्रुख शेर आता है, गणित कायर कहते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग शासक वो उसमें आते हैं, मुगल में आते हैं, है ना, ये इसमें नहीं। तो रक्त पिपासु हो गया, ये स्वप्नशील हो गया, पागल की उपाधि इसको नाम होता है, इसको जानते हैं, ये ध्यान। इसके बाद एक चीज लिखना, निर्माण कार्य करके लिख लेना इसका एक निर्माण कार्य करके लिखो। तो निर्माण कार्य क्या था भी है, तो इसका निर्माण कार्य करके लिख लेना। लिखो धार का किला, धार का किला, ठीक है, धार का किला। तो धार भी है मध्य प्रदेश में, जिले का नाम। तो जो धार का किला है, इसको किसने बनवाया था, तो धार के किले का निर्माण कराया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। वो मंसूर का किला बना था अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, अभी बताया। तो धार का जो किला है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो धार का किला का निर्माण जो है ये, ठीक है, किसने करवाया हो गया भी क्लियर। चलो, अब अगला पॉइंट करके लिखना। लिखो सन 1333 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लिखो सन 1333 में, लिखो सन 1333 में, सन 1333 में लिखो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। लिखो सन 1333 में, सन 1333 में लिखना है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। लिखो अफ्रीकी यात्री, सन 1333 में, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लिखना भी अफ्रीकी यात्री। लिखो अफ्रीकी यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था, इब्न बतूता, ठीक है। सन 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लिखना भी अफ्रीकी यात्री, मतलब अफ्रीकी से अफ्रीकी है ना, अफ्रीका महाद्वीप से आया था, क्या तो लिखना अफ्रीकी यात्री लिखना इब्न बतूता। लिखो जो कि, लिखो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लिख लेना भी, जो कि, लिखो अफ्रीका के, जो कि लिखना अफ्रीका के मोरक्को देश का नागरिक। कहाँ का नागरिक था ये, मोरक्को, अफ्रीका का भी ये देश है मोरक्को, है ना। तो अफ्रीका के लिखना मोरक्को देश का, मोरक्को देश का, अफ्रीका के मोरक्को देश का नागरिक था, ठीक है। यहीं से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, सुन लेना, है ना। इतना लिख लिया। क्या बात कर रहा हूँ, सन 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या हुआ था, एक अफ्रीकी देश
ठीक है। अफ्रीकी देश का भी एक इब्न बतूता नागरिक था, ठीक है, जो कि क्या हुआ था, अफ्रीका के मोरक्को देश से क्या हुआ था, ठीक है, मोरक्को देश का नागरिक था। आगे लिखना, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन यात्री भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी सन 1333 में एक अफ्रीकी यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, कहां से आया था, भैया मोरक्को देश का नागरिक था, जो इसके शासनकाल में यात्रा पर आया था। हो गया क्लियर, घूमने फिरने आया था इसके शासनकाल में। फिर नीचे लिखना, लिखो सन 1300, लिखो सन 1342 में, सन 1342 में, लिखो सन 1342 में, सन 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने, सन 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने, सन 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, लिखना मोहम्मद बिन तुगलक ने, लिखना इब्न बतूता को, इब्न बतूता को, इब्न बतूता को, इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर, अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था, इब्न बतूता को। या उल्टा जाता है कि इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजदूत बनाकर कहां भेजा था, चीन भेजा था। क्या समझ में, चार देश के नाम ले देंगे, चीन भेजा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर नीचे लिख लेना, लिखो इब्न बतूता ने, इसी में लिखो, इब्न बतूता ने, लिखो इब्न बतूता ने, लिखना इब्न बतूता ने, लिखना एक पुस्तक, इब्न बतूता ने लिखना भी एक पुस्तक, रहला पुस्तक की रचना की, रहला पुस्तक की रचना की। तो क्वेश्चन आता है कि रहला पुस्तक का नाम, तो इब्न बतूता ने क्या करा, एक पुस्तक रहला पुस्तक की रचना की, रहला पुस्तक की रचना की। तो क्वेश्चन आता है रहला पुस्तक की रचना किसने करी है, इब्न बतूता ने करी है। और आगे लिख लेना कि इसी पुस्तक से, इसी पुस्तक से, इसी पुस्तक से मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसी पुस्तक से क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो किस पुस्तक से मिलती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इसी पुस्तक रहला पुस्तक से मिलती है। और इसी पुस्तक रहला पुस्तक के रचिता कौन है, इसी पुस्तक रहला पुस्तक की जो रचिता है वो कौन है, तो वो इब्न बतूता।